18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन साफ हो गया कि सदन के अंदर संग्राम भीषण होने वाला है। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान की प्रति के साथ प्रदर्शन किया और प्रोटेम स्पीकर को लेकर तीखी तकरार दिखी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कांग्रेसियों को आपातकाल की याद दिलाई और यह साफ किया कि देश की जनता विपक्ष से एक सार्थक चर्चा की उम्मीद रखती है और अब विपक्ष का ड्रामा नखरा नहीं चलने वाला है। इस तकरार के बीच सदन में सांसदों ने शपथ ली और कई नए चेहरे सदन में पहली बार दिखाई दिए। विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि सदन में टक्कर भीषण होगी और अभी कई मुद्दों पर टकराव बाकी है। महाभेस में एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे पहले दिन की पहली टक्कर पर सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संसद में घमासान, आपातकाल वर्सेस संविधान। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष के तेवर गरम, संसद में भीषण टक्कर। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। पीएम का प्रहार अब नहीं चलेगा, विपक्ष का ड्रामा नखरा। सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। नए चेहरों की एंट्री, सदन की सूरत बदली। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पिक्चर अभी बाकी है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं, फखरुल हसन चांद जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक और रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल फखरुल हसन जी आपसे कि आज संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले हमने देखा कि किस तरह विपक्ष ने संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया और वहां पर नारे लग रहे थे, बचा लो संविधान बचा लो। लेकिन सत्ता पक्ष यानी पीएम मोदी ने भी मैसेज साफ दिया है कि जो जनता है वो सब्सटेंस चाहती है, स्लोगन नहीं। अब संख्या बल के लिहाज से देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में लोअर हाउस, अपर हाउस दोनों में हंगामा होना तय है, क्योंकि बहुत से मुद्दों पर आपका और सत्तारूढ़ दल के विचारों का या फिर लाने वाले बिल्स का टकराव पहले से ही जग जाहिर है। फखरुल हसन जी। देखिए आस्था जी, अब कम से कम देश में किसानों के खिलाफ काले कानून नहीं आ पाएंगे, ये विपक्ष का वादा है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो चाहेगी कि जन विरोधी कोई बिल ले आए, उसको पास करा ले, सदस्यों को बाहर निकाल दे, उनको निलंबन कर दे, उनके माइक बंद कर दे, तो अब ये नहीं हो पाएगा। और जिस बात को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कह रही थी कि संविधान बचाना है, तो जनता ने इस संविधान को बचा लिया है विपक्ष को ताकत देके। विपक्ष की संख्या उतनी है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनमानी नहीं कर पाएगी। तो जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी आवाज़ भी आज संसद में गूंजी है। और अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान को बचाने के लिए अब वो संघर्ष की संख्या है समाजवादी पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास, कि हम अपनी बात कह सकेंगे और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मनमानी अब संसद में चलने वाली। ठीक है मनीष शुक्ला जी, इस पर आपका जवाब। विपक्ष ने अभी से स्पष्ट कर दिया है कि हमें तो जनता ने मजबूत किया है, हमारे पास संख्या बल भी है और अब हम कोई काला कानून या बिल पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे।
देखिए 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने सबको धन्यवाद दिया कि एक ऐतिहासिक दिन है कि 3 बार लगातार देश में दूसरी बार कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पिछली बार की तरह सदन का समय न बर्बाद हो, जो राष्ट्रीय हित का विकास का जो विषय आए उसमें विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका में रहे, इधर उधर की बात न करे, और जो दायित्व जनता ने उनके ऊपर दिया है कि देश और विकास के मामले में राजनीति न करें। और 10 साल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कानून संविधान की रक्षा की है, बाबा साहब के संविधान को बचाया है, उसके नाते से आप इंडी गठबंधन बाध्य हुआ है कि संविधान की कॉपी लेकर सदन में जाए। अरे वो वही कांग्रेस है जिसने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, सबको विंडो में लाइए पीसीआर। क्या था, कानून को ठप कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में उसको इतनी मजबूती प्रदान की है कि उनके जो राहुल गांधी, मनीष जी, ये संविधान बचा लो जैसा जो प्रोटेस्ट है, फिर ये क्यों हुआ? क्यों संविधान की पॉकेट साइज कॉपी लेके विपक्षी सांसद पहुंचे? और अब मजबूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक साजिश रची थी संविधान को बदलने की 1975 में, बाद में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को छीनने का प्रयास किया था, और हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उसे रोका जिस तरीके से। लेकिन यही सारा आरोप तो विपक्षी पार्टियों ने आप पर लगाया पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान। फखरुल जी, भाजपा इन्हीं आरोपों में अब आपको घेर रही है। आप तो डिबेट कर रहे हैं आस्था जी, ये कोई आस्था जी का मंच नहीं है, किसी पार्टी का मंच नहीं है। भाई से अभी सवाल पूछ लेंगे। अरे भाई बीच में मत बोलिए फखरुल जी, जब आपका समय आएगा तो आप बोल दीजिएगा। ये कोई पार्टी का मंच तो है नहीं। मेरा ही समय था साहब, मुझे से कहा गया जवाब देने के लिए। मैं अपने ठीक है, एक एक करके बोलिए। मनीष जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद फखरुल जी का जवाब। बिल्कुल मैं खत्म करूंगा। इस देश में आपातकाल किसने लगाया, किसने 42वां संशोधन किया संविधान में, जिसको मिनी संविधान कहा गया? 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में किस पार्टी ने किया? इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि संविधान संशोधन जब कांग्रेस पार्टी ने किया फखरुल जी, हाँ, तब खतरे में नहीं था। आज अगर रिफॉर्म्स की बात होती है, किसी अमेंडमेंट की तरफ अगर किसी की दिशा दिखती है तो संविधान खतरे में। देखिए आस्था जी, इनके इस सवाल का भी जवाब देंगे। ये आरक्षण की बात कर रहे थे, तो भाई हम पूछ रहे हैं आपसे सीधा। मनीष भाई, आप मेरा सवाल, अब मुझे बोलना है, अब आपको नहीं बोलना है। मनीष जी सुनिए, तो पहले आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना। दिल्ली में पुलिस भर्ती हुई, उसमें आप देखिए पूछ रहे हैं इनके पास। अरे भाई देखिए आस्था जी, इनको मना कीजिए। मनीष जी उनका जवाब पूरा होने बीच में नहीं बोलेंगे। अगर सवाल इतने पूछ रहे हैं तो बर्दाश्त कीजिए। बात करिए। और वो संविधान छीनने वालों बीच में बोल रहे हैं। अभी तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा था जब मैं बोल रहा था, अब आपको कष्ट नहीं हो रहा है। मैं भी नहीं बोलने दूंगा मनीष भाई पे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए समय हमारे पास निश्चित है और इसमें विषय ढंग से चर्चा में रहे, यही मकसद है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, आप अपना सवाल पूछिए, कहिए कि नहीं कांग्रेस ने लगाया था, आपको माफ कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने आरक्षण नहीं दिया, उसका जवाब आप नहीं देंगे। सिपाही भर्ती होती, पुलिस भर्ती होती, आपने आरक्षण का लाभ नहीं दिया, उसका जवाब नहीं देंगे आप। अरे भाई बीच में बोल रहे हैं, सुन लीजिए। संविधान आरक्षण का जो प्राप्त, अरे भाई दिया क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने आरक्षण दिया क्या? ओबीसी को दिया गया है, आरक्षण दिया क्या? ठीक है, इस पर विपक्ष का दावा अलग है और सरकार का दावा अलग है। मैं चर्चा में बाकी पैनलिस्ट को भी लाना चाहूंगी। आप दोनों को मैं रोक रही हूं, मनीष जी और फखरुल जी। मैं फिर रुक करूंगी आपका, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर परमवीर जी आपसे है और फिर रतिभान जी आपका भी कमेंट इसी पर। अब आप देखिए टीवी डिबेट में दोनों ही पक्ष किस तरह आमने सामने हैं, तो यही टकराव की स्थिति अब लोअर हाउस अपर हाउस में दिखेगी। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखे और विपक्ष उनका विरोध करता है। अब जनता का समय कैसे बर्बाद नहीं होगा, इसे लेकर अब क्या बात की जाए? आस्था जी देखिए, 30 जून को बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और 1 जुलाई से स्कूल नियमित शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब चुनाव का मोड खत्म हो चुका है। जनता के बीच में जाना कि संविधान खतरे में है या कोई धर्म खतरे में है, किसी का आरक्षण खतरे में है, मुझे लगता है इन चीजों से बाहर उठकर अब सकारात्मक काम करने की अब जरूरत है कि जिससे अभी जो आने वाले चुनावों में बीच में जाया जाए। तो अभी विपक्ष को अपने चुनावी मोड से बाहर आना चाहिए।
अच्छा, रही ये बात नसीहत देखिए, आप आज सिर्फ नारे विपक्ष को लगाए- दे रहे हैं, सत्तारूढ़ दल को नहीं दे रहे हैं कि चुनावी मोड से बाहर आए। सत्तारूढ़ की दोनों की बात करिए ना, पार्लियामेंट दोनों से होती दोनों की है, बात दोनों से होती है पार्लियामेंट, और टैक्स पेयर मनी के पैसे पर चलती है, इसीलिए समय की बर्बादी ना हो। सकारात्मक बात, अगर सकारात्मक बात होगी, देखिए विपक्ष का काम क्या है, सरकार की किसी योजना से उनको उसमें संशय आता है तो उसके ऊपर बहस की जाएगी, लेकिन उद्दंडता करना वहां पर संविधान को मतलब नाम देके संविधान का संसद ना चलने दे, आस्था जी, ये तो कोई ऐसे विपक्ष की हेल्दी प्रवक्ताओं को ना बैठाया की राजनीति नहीं हुई कीजिए ना। डिबेट में। अगर इनको भाजपा का पक्ष रखना है तो खुल के कहिए रखते सही बात कह देगा तो यही हो गया। अब समस्या क्या है ना सर, समस्या बात क्या है पूरी कि होने मैं भी दीजिए। नहीं, मैंने टोका उनको, मैंने कहा कि ये नसीहत सबके लिए है, सिर्फ विपक्ष नहीं है, सबके लिए। मैं आपकी सहूलत के हिसाब से नहीं बोलूंगा। हर सांसद का दायित्व बनता है, क्योंकि जनता ने उसे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी देके वहां भेजा है सवाल पूछने के लिए। एजेंट की तरह ना आइए। ठीक है फखरुल जी, पर्सनल मत होइए, बात पूरी करने दीजिए, मैंने टोका उनको। बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए परमवीर जी, उसके बाद रतिभान जी इस बात का जवाब देंगे। बोलिए 10 सेकंड परमवीर। आपकी सहूलत ना दीजिए, किसी की सहूलत के हिसाब से जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए विपक्ष काम संसद को चलने देना है, करोड़ों रुपया जैसे आस्था जी आपने बोला वो बोला करा जाता है। बिल्कुल, विपक्ष को संसद को चलने देना है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रतिभान जी हमारे बीच में है। रतिभान जी बताइए, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होगा, निश्चित रूप से टकराव होगा, और सबको इसी बात की चिंता है कि पार्लियामेंट के सेशंस कितने फ्रूटफुल होंगे, कहीं समय एडजर्नमेंट में तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। देखिए, अभी तक पिछले 2 टर्म में यानी 10 सालों तक देश की संसद में यानी लोकसभा में मरा हुआ विपक्ष था। एक तरह से बहुत दमदार नहीं था, उसमें कोई ताकत नहीं थी वो लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है, वो सरकार को परेशान करेगा। मुद्दे हैं, लेकिन ये संविधान का की जो किताबें दिखाई जा रही है, ये प्रकारांतर से विपक्ष की घेराबंदी है, सरकार को घेरने का एक तरीका है। वो मुद्दे कौन से होंगे रतिभान जी, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने आ सकते हैं? मैनिफेस्टो में भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं बीजेपी की। संविधान को कोई खतरा नहीं है। हाँ। जब मजबूत विपक्ष है तो संविधान को खतरा कैसे हो सकता है? प्रकारांतर बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। सरकार को घेरने की चेष्टा कर रहा है। अब रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे ये हैं। मुद्दा एक ये है कि अभी जो देश में स्थिति है उसमें तमाम नए नए विषय आगे भी, तो सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है, फिर नए विषय भी सब उसमें आने, तो विपक्ष को एक सरकार को चाहिए कि सही विषय उठाए और सही विषयों पर बहस कराए। ठीक है, कुल मिलाकर 5 चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने हैं और वो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे ये, सरकार की 5 चुनौतियां होंगी, एक तो प्रोटेम स्पीकर, दूसरा अग्निवीर, तीसरा शेयर, पेपर लीक, इसको भी विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्लियामेंट में आपको जवाब देना होगा और विपक्ष की घेराबंदी होगी। और जो 5वीं चुनौती है वो है 3 क्रिमिनल लॉ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो मुद्दे चाहे जो, अगर किसी मुद्दे पे कोई संशय है तो विपक्ष को उस पर डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, बेंच पर खड़े होकर कूदना, माइक तोड़ना, हल्ला मचाना, ये शोभा नहीं देता। और इससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष का कहीं न कहीं मंशा बहस से ज्यादा हल्ला करने में है, विषय को भटकाने में है, जैसे पूर्व में देखा गया। लेकिन आशा है कि इस 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष सकारात्मक भूमिका में रहेगा, कम से कम विकास के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पर अगर वो सकारात्मक भूमिका पे रहेगा तो ही उनको जनता अप्रिशिएट करेगी। नहीं तो जनता भी समझती है कि पहले कहना कि डिबेट कराओ, डिबेट कराते समय शोर मचाना। ठीक है, और इस बीच हमें सचिन रावत जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें भी चर्चा में लाते हैं। सचिन जी, यहां पर सरकार की 5 चुनौतियों की बात हो रही है, और लेकिन जो सबसे बड़ा निचोड़ इस बात का है कि सदन चले, हाउस चले, और प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जनता को सब्सटेंस चाहिए, स्लोगन नहीं। और आज आप लोगों ने संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया है पार्लियामेंट के बाहर। अब यही तस्वीर क्या हाउस के अंदर भी बार बार देखने को मिलेगी? क्या जनता का समय बर्बाद तो नहीं होगा? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन जो है सार्थक रूप से चर्चा के रूप में चले। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे नरेंद्र मोदी जी से 15 दिन और 15 सवालों की जो उन्होंने एक सूची जारी की है, उसमें कहा है कि कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, वहां हमले हुए हैं, नेट और जेई के जो नीट के, यूजी के, नेट के तमाम पर्चों में धांधली हुई, कई पर्चे निरस्त हुए, लीक हुए,
और जो हीट वेव से जो बिना किसी व्यवस्था के लोगों की जो मौत हो रही है उस पे सवाल है। दूध, फल, सब्जियां, इनके दाम जो है लगातार आसमान छू रहे हैं, उस पे चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये आया कि इन मुद्दों को, जाहिर सी बात है ये सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करेंगे, चर्चा के मोड में बात होगी, या फिर जो चिंता जाहिर कर रही है सरकार की, ऐसा तो नहीं है माइक तोड़ना, बेंचों पर चढ़ना, कागज फाड़ के उड़ाना, एडजर्न हो जाना हाउस किसी ना किसी कारण, इससे पार्लियामेंट का, सदन का समय बर्बाद होता है। चर्चा के मोड में बात होगी ना, डिबेटिक मोड। ये तो सब भाजपा करती है आस्था जी, ये तो सब भाजपा करती है और भाजपा इस तरह की प्रणाली अपनाती है। आपने देखा होगा पिछले टर्नओवर में जब इनकी सरकार थी और हम लोगों ने जब मणिपुर पे चर्चा की बात की थी, हम लोगों ने जीएसटी की पे बात की थी, नोटबंदी पे बात की थी, तब सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा था? हम लोगों की बात तक नहीं आ पाई थी। मणिपुर से चर्चा में प्रधानमंत्री जी घबरा रहे थे क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते। तो आज मैं कह सकता हूं कि देश संविधान से चलेगा, देश में सदन जो है वो गंभीर सदन जो है वो सार्थक चर्चा के अनुसार चलता है। ये किसी तरह से नहीं चलता है एक तानाशाही। नहीं, जवाब सुनिए सचिन जी, आपने मणिपुर के मुद्दे की बात करी है, तो क्या सरकार ने आपको चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया था? इस पर जवाब किया था। देश के गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन जिनको केवल हो हल्ला करना था, अराजकता करनी थी, उन्होंने अराजकता की। और तमाम मुद्दों पर जब सदन ने कहा कि ये चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा सदन के अनुसार ही हो सकती है, कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं इस तरह से। आपका जी देखिए, चलिए इस बीच एक मिनट आपको रोक रही हूँ। उस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और निवेदन आपसे यही है कि आप सभी लोग अपनी अपनी टर्न पर बोले। बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग फ्लैश करिए। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 12 बजे किया जा सकता है नामांकन। इस बीच ये बड़ी खबर है, कल सुबह ही एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 12 बजे तक नामांकन किया जा सकता है और कल सुबह ही एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर विपक्षी खेमे और सरकार के अंदर ये पूरी तरह से चर्चा चल रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। इसे लेकर कई तरह के नामों की चर्चा है। कल दोपहर 12 बजे तक नामांकन किया जा सकता है और एनडीए इस बीच कल सुबह ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। गेस्ट पैनल और चर्चा लगातार जारी है। सचिन रावत जी बताइए, जितना मुझे याद है कि जब मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष लगातार इस मांग को लेकर अड़ा था कि पीएम जवाब दें। आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, आपको बात रखने के लिए समय दिया गया, आपको सवाल पूछने के लिए मौका दिया गया, लेकिन आप लोग लगातार हंगामा कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि मांग या तरीका या व्यवस्था ऐसी हो जिससे कोई सॉल्यूशन निकलता हो, हाउस आगे बढ़े। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, तस्वीर बदले, उसके लिए सही प्रक्रिया से आप लोग अपनी बात को रखें। जी देखिए आस्था जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मणिपुर में वोट मांगने जाते हैं तब भी वो प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं और वहां कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम यहां पर सुचारू व्यवस्था कराएंगे। लेकिन क्या होता है, जब मणिपुर जलता है, 100 दिन से ज्यादा होता है, क्या प्रधानमंत्री को विजिट नहीं करनी चाहिए थी? क्या प्रधानमंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए था? सवाल मेरा ये था। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जब सदन में इसके लिए हम लोगों ने कहा अगर विपक्ष चाहेगा तो प्रधानमंत्री से सवाल करेगा और प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब आप रातों रात तानाशाही रवैया अपना करके कर देंगे। मणिपुर की घटना पे पहले कांग्रेस ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, तो सवाल सचिन जी जवाब ले लीजिए। आपने मुद्दा उठाया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अब मणिपुर की घटना पे विपक्ष ने पहले कहा कि चर्चा होनी चाहिए। जब माननीय गृह मंत्री जिन्होंने 3 दिन जाकर मणिपुर में स्थिति का अवलोकन किया था, उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तब इन्होंने कहा कि हम पीएम से सुनना चाहते हैं। देखिए सदन कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, सदन के नियम है कि किस विषय को किस मामले में और किस धारा के तहत उठाया जाता है। तो सदन तो अपने नियम और कानून से चलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और 5 लोग बैठे प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, हो गया। सदन तो अपनी मर्यादा से चलेगा, सदन तो अपने नियम कानून से चलेगा। वो कांग्रेस पार्टी के मंशा से नहीं चलेगा। जो राज परिवार की मानसिकता है कांग्रेस के अंदर, तो राज परिवार की मानसिकता उससे बाहर आना पड़ेगा।
और जो नियम कानून है ठीक है। और जिस नियम के तहत प्रधानमंत्री जी जिसकी सदन में चर्चा शपथ होनी ले है रहे थे, उनकी उसके बॉडी बाद ही लैंग्वेज चर्चा देखी होगी। कि तो राज परिवार की मानसिकता से बाहर निकलिए चिंता मत और ये करिए, बीच इस में जो बार लगातार आप बोल रहे हैं सचिन जी, यही कांग्रेस की आपसे मानसिकता हर है। जवाबदेही शांत हो तय जाइए। करवाएंगे। मैं कांग्रेस फखरुल जी को किसी चर्चा में तरह लेकर से आना सदन चाहूंगी। में भी बिहेव करती है। ठीक है, सवाल पूछेगी, जब सवाल का जवाब आने लगेगा तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे सचिन रावत कर रहे हैं। चलिए तो इस अब फखरुल हसन चांद जी को मैं लेकर आना चाहूंगी इस चर्चा में। फखरुल जी, समाजवादी पार्टी को भी बढ़िया सीटें मिली हैं, आप लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन अब लोअर हाउस में बहुत ज्यादा है। अब यह हंगामे को लेकर चर्चा चल रही है, तो हमने तो आपकी तस्वीर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखी है, टेबल पे चढ़ना, माइक फेंकना, कागज फाड़ के उड़ाना, स्लोगन्स लेकर पहुंचना। अब चिंता इस बात की है कि क्या विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा या इस तरह की उग्रता तो कहीं पार्लियामेंट का समय बर्बाद नहीं करेगी? देखिए आस्था जी, आप सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछ रही कि अब आप माइक तो नहीं बंद करेंगे, आप निलंबन तो नहीं करेंगे? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही इनसे? आप पूछिए सवाल, आप उठाइए। मनीष जी बैठे बात कर रहे हैं तो विपक्ष की बात मत पूछिए। नहीं, सुन तो लीजिए आस्था जी, मणिपुर की आप बात करें, मणिपुर का विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। अरे आरएसएस प्रमुख ने सवाल उठाया मणिपुर से, उसी का जवाब दे दीजिए। नहीं, अभी बीच में नहीं बोलेंगे आस्था जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। जवाब सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर ये ऐसे नहीं होगा, जवाब सुन लीजिए मनीष जी। मनीष जी देखिए, वो 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, एक बार अपनी बात रख ले, मैं काउंटर करने का मौका दूंगी। बोलिए फखरुल जी। ठीक है फखरुल जी, बोलिए, बात रखिए। देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि सदन में हम अग्निवीर का मुद्दा ना उठाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि बहुत जोरदार ढंग से उठाएंगे। हम अग्निवीर योजना को रद्द कराए बगैर सदन से नहीं हटेंगे और सदन में इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। आप चाहोगे कि अग्निवीर जैसी योजना ले आओ, हम खामोश होकर बैठ जाए? नहीं बैठेंगे। आप किसानों के खिलाफ कोई कानून लेके आओगे, हम बैठ जाए? हम नहीं बैठेंगे। आप नौजवानों के खिलाफ कोई कानून ले आओ और हम चुपचाप उसको सुन ले बैठ जाए? नहीं बैठेंगे। पेपर लीक हो रहा है, बेशर्मी से सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। आज आप देख लीजिए किस तरीके से पूरे देश में जो माहौल है, नौजवान आज परेशान है, एक भी परीक्षा नहीं हो पा रही बिना पेपर लीक हुए। अगर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इन मुद्दों को? तो हम वो मुद्दे जरूर उठाएंगे सदन में जिन मुद्दों का जनता से सरोकार है। आपने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के मुद्दों की बात होगी या जिन मुद्दों पर आपने ठानी है आप मानेंगे नहीं। मनीष जी देखिए, किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कोई आंदोलन नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था तथाकथित जो नए कानून के खिलाफ, उसमें मैंने खुद अखिलेश यादव दिल्ली गए, न लखनऊ में एक धरना कोई एक प्रदर्शन नहीं किए। चैनल पर शोर मत पचाइए। आपकी सरकार में आपकी पुलिस ने पार्टी हमारे नेता को हमारे घर के बाहर से हम सबके साथ गिरफ्तार किया था जब किसानों के लिए हम लोग लड़ रहे थे। इसलिए ये बात झूठ मत बोलिए, यहाँ बैठिए झूठ मत बोलिए। यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार ने लखनऊ से हम सबको अरेस्ट करके कौन सी आपने बात पूरी की अपनी, जवाब सुनिए। केवल झूठ बोलने के लिए ठीक है फखरुल जी, आपने जता दिया, अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने ऐतराज जता दिया, अब बात पूरी होने दीजिए। मनीष जी 10 सेकंड, उसके बाद सचिन रावत जी। लखनऊ में रतिभान जी और दो और राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं। अखिलेश यादव एक बार लखनऊ की सड़क पे उतरे क्या? नए किसानों के नए कानून के बारे में ही ये चैनल पे डिबेट में। अगर नहीं याद है तो हम आपको तारीख और वीडियो भेज दें। अरे नहीं याद है, आपकी सरकार में हम सबको अरेस्ट किया गया था, मैं खुद उनके साथ था। ठीक है, चलिए अग्निवीर और उसके बाद किसानों के मुद्दे पर टकराव है। टीवी डिबेट से कम यही तस्वीर मिल रही है। एक सेकंड के लिए रोकूंगी, बड़ी खबर हमें मिल रही है। अमित मालवीय का विपक्ष पर निशाना। अमित मालवीय ने विपक्ष पर निशाना साधा है। INDIA गठबंधन शासित राज्यों की नाकामियां गिनवाई हैं। मोदी 3.0 के पहले 15 दिन की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। अमित मालवीय ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए जिन राज्यों में INDIA शासित सरकारें हैं वहां की नाकामियां गिनवाई हैं। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार 3.0 के पहले 15 दिन की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। चलिए इस विषय को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दों पर टकराव होगा, क्या हंगामा होगा या सदन कितना चल पाएगा। सचिन रावत जी, आप बात रखना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये सवाल आपके लिए छोड़ दे रही हूं कि अमित मालवीय ने जो 15 दिन सरकार के हुए हैं उसमें उपलब्धियां गिनवाई हैं और विपक्षी शासित राज्यों की नाकामियां।
कहां हिंसा हुई, कहां घरों को मंजूरी मिली, कहां बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, ये सब कुछ कोट किया उन्होंने। देखिए आस्था जी, अमित मालवीय वही हैं जिन पे यौन शोषण के आरोप अभी लगे हैं पिछले 15 दिन पहले। और अमित मालवीय जो जिस तरह से पोलराइजेशन वाली पोस्ट करते हैं, पूरा देश जानता है इनका चेहरा। और मैं भैया नहीं, आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई फैक्ट, कोई ऑफिशियल एफआईआर या ये चुनावी आरोपों की तरह बात कहकर नहीं निकल जाना है। कोई एफआईआर हुई है इस पर, कहीं कोर्ट ने कुछ वोट किया है क्या? इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। आपको उनकी बात का विरोध करना है, आप करिए। बात का विरोध करना है, करिए। फैक्ट से अलग हटकर कुछ भी पोस्ट नहीं। सचिन रावत जी, लास्ट 2 मिनट का वक्त है। सचिन रावत जी, उसके बाद मनीष जी। सबसे पहले सचिन रावत, अमेठी में राहुल गांधी के ऊपर जो वही लोग हैं, वही लोग हैं जो प्रज्वल रेवन्ना को बढ़ाते हैं, उन पर शाबाशी देते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, जो विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट था। और इनके कई विधायकों ने बलात्कार के मामले में अभी भी जेल में है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिबेट अगर सदन में आप तो टीवी डिबेट के विषय को छोड़ करके कहां से कहां पहुंच रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या हाल होगा? जनता को तो यही चिंता है, परमवीर जी, जनता को तो यही चिंता है कि उसके असल मुद्दों पर कितनी चर्चा हो पाएगी। आप टीवी डिबेट में देखिए, बहस शुरू हुई जनता के मुद्दों से, अब कहां कहां जा पहुंची है। अलग अलग विषयों को देश से उठा के लाया जा रहा है। आस्था जी, एक सेकंड, परमवीर जी नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं होगी इस तरह की। मनीष जी, सचिन जी, इस लाइन पर कोई बात नहीं होगी। रोक रही है, आप उनको रोकिए। मैंने दोनों को रोका है, आप दोनों रुक जाइए। परमवीर जी, जनता के मुद्दों का यहाँ हम देख रहे हैं कि कहां से कहां भटकाव पहुंच गया। आस्था जी, राजनीति के ऊपर किसी शायर ने बड़ी अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं। वो लिखते हैं कि मैं तसल्ली से सुनता हूं उनके सारे झूठ को, वो फरेबी ही सही मगर यकीन कमाल का दिलाते हैं। तो देखिए, नैरेटिव सेट करना होता है किसी चीज के बारे में। जैसे संविधान का मुझे बार बार ये व्यक्तिगत रूप से मेरी आपत्ति है, भले आप मुझे भाजपा का कुछ भी बोलिए, जो बार बार नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खतरे में था। संविधान कभी खतरे में नहीं था। हाँ, राजनीति जरूर खतरे में थी कि कौन सत्ता के सीट पर बैठेगा। अभी आप लोग बैठ गए हैं, अब आप लोग काम कीजिए आपका। बिल्कुल, और जनता भी यही उम्मीद करती है कि उसने जिसके हाथ जितने मजबूत किए हैं, जिसको फैसले लेने की कुर्सी पर बिठाया है, अब सही मुद्दों पर बात होगी और उसकी हर समस्या का समाधान होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन का ही ट्रेलर देखकर कि अब आगे सदन के अंदर संग्राम भीषण होने वाला है। सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन किया, तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर तीखी तकरार। तो इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं।